अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। खिताबात की हद तक तो आज बड़ी सख्त लफ्जी गोलाबारी हुई जो आप सुन रहे थे, इसका हम जिक्र भी करेंगे। लेकिन कौमी असम्बली पर भी बड़ी नज़रें थी आज वहाँ पर क्या होगा। लेकिन जो अंदाज़ा था कल तक वैसा ही कुछ हुआ। वहाँ पर जो दुआए मग़फ़िरत हुई, उसके बाद स्पीकर साहब की तरफ से इजलास को मुलतवी कर दिया गया मंडे तक के लिए। और आज का जो एजेंडा था उसके अंदर शामिल था तहरीक अदम एतमाद। अलबत्ता इजलास मुलतवी होने पर अपोजिशन को हमने देखा कि उन्होंने कोई ख़ास एहतजाज नहीं किया, अलबत्ता बाहर निकल कर तनकीद ज़रूर की और मीडिया टॉक की। दूसरी तरफ आज एक और अहम खबर थी, सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस के हवाले से समाअत और फिर सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर भी समाअत जारी रही। इसमें भी अटॉर्नी जनरल और जो मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान हैं उनके दरमियान जो मुकालमा हुआ वो भी बड़ा अहम रहा। उस हवाले से भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो आगाज़ में आप खिताब सुन रहे थे, एक बार फिर बड़ा धुआंधार आज खिताब किया है जिसमें उन्होंने अपने निशाने पर रखा मौलाना साहब को और नून लीग को। कोई पीपल्स पार्टी का ख़ास जिक्र उन्होंने आज नहीं किया। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये मेरा शिकार करने के लिए निकले हैं और इनकी सारी जंग NRO की है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखते हैं और फिर उन्होंने कहा कि ये हर किसी के जूते पॉलिश करते हैं ताकि कोई इनको वज़ीर आज़म बना दे। तो हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई ये जो एक इल्ज़ाम है। शहबाज शरीफ साहब के रीसेंट कुछ इंटरव्यूज़ भी देखे, सोशल मीडिया पर तबसरे भी होते हैं, बातें की जाती हैं कि जो बातें वो कह रहे हैं, क्या ऐसी कोई कोशिश की जा रही है नून लीग की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से, या फिर ये वही शहबाज शरीफ साहब का किरदार का तसलसल है जो कई साल से हम सब जानते हैं। और वो नून लीग में वो खुद भी इस बात का इजहार करते हैं कि वो एक मुसालहतकार का किरदार अदा करते रहे। इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान ब्रिज खुद को कहते थे और इसी के लिए उनको गुड कॉप का नाम दिया जाता था। ये वही सिलसिला है या कोई नया? मुख्तसरन ये कि नून लीग क्या किसी नजर करम के लिए कोशिशें कर रही है जो प्राइम मिनिस्टर साहब इतना बरमला आज के खिताब के अंदर ये बात कर रहे हैं। एक और बात भी करेंगे हम, वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर समेत हुकूमती जो रहनुमा हैं वो अदम एतमाद के हवाले से इसको जोड़ रहे हैं नेकी और बदी से। इसका नेकी का और बदी का मामला इसको बना रहे हैं। इस हवाले से कुछ अब जो बयानात सामने आ रहे हैं, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरयार आफरीदी साहब हैं, एक अहम हुकूमती शख्सियत है, उनकी एक वीडियो गर्दिश कर रही है इस वक्त जिसमें वो कह रहे हैं कि खुदकुशी अगर हराम ना होती तो जिस्म पर बारूद बांध कर पार्लियामेंट में मुखालफीन को उड़ा देता। कुछ दिन पहले वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब ने भी एक ऐसी बात की थी और उनकी वीडियो भी सामने आई थी जिसमें वो भी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे कि काश वो खुदकुश हमले से मुनाफिकीन को उड़ा देते। हम सवाल ये करेंगे कि अरकान पार्लियामेंट की तरफ से पार्लियामान को उड़ा देने की ख्वाहिश क्या जाहिर करती है, और क्या एक ऐसे मुल्क में जहां खुदकुश हमलों से हमने हज़ारों कीमती जानों का ज़िया हुआ, हज़ारों जाने गईं, वहां पर अरकान पार्लियामेंट को खुदकुश धमाकों की ख्वाहिश के बयानात देने चाहिए? क्या ये सियासी बयान होना भी चाहिए या नहीं? ये किस तरफ इशारा करता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब हैं और हैदर वही हैं। हैदर वही साहब से हम उनका कानूनी नुक्ते के ऊपर भी बात करेंगे, उनका तजिया भी हासिल करेंगे। और थोड़ी देर में मुझे आदिल शाहजेब साहब ज्वाइन करेंगे जिनकी आज जो कुछ सहाफ़ियों की प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई है उसमें वो भी शामिल थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, हैदर साहब और मज़हर साहब। मज़हर साहब, पहले आपका एक बुनियादी कॉमेंट तो इसके ऊपर मैं लेना चाह रही हूँ। ये जो कौमी असम्बली में हुआ, एक्सपेक्टेड तो यही था कि इजलास मुलतवी हो जाएगा। अब आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? डिले होने से हुकूमत को कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है आपको, या बस ये टाइम बाइंग एक टैक्टिक ही नज़र आता है? शुक्रिया सर। नहीं मेरा ख्याल है हुकूमत को फायदा होगा क्योंकि उनकी जो नेगोशिएशंस हैं PMLQ और MQM से वो आगे बढ़ी हैं। तो जाहिर है थोड़ा सा टाइम वो भी इस वक्त जो भी PMLQ और MQM हैं वो दोनों तरफ से अपनी बार्गेनिंग पोजीशन स्ट्रांग से स्ट्रांग करते आ रहे हैं। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि PMLQ ने अपनी जो डिमांड हैं वो कुछ इतनी सख्त कर दी हैं कि वो शायद PMLN के लिए मुमकिन ना हो। तो अगर ये और ऐसा ही कुछ खबरें जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं वो MQM के सर्कल से भी आ रही हैं, तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि जिस सरप्राइजेस की हम बात कर रहे थे, ऐन मुमकिन है कि जो ये इत्तेहादी हैं, दो बड़े इत्तेहादी हैं, वो ऑपोजिशन के साथ ना जाएं बल्कि हुकूमत में ही रहें। लेकिन जिस तरह से चीजें तब्दील हो रही हैं, कुछ भी आखिरी वक्तों में होता है। कौमी असम्बली में जो हुआ वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था और गालबन कल ऑपोजिशन की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात तय हो गई थी कि बहुत ज्यादा इंसिस्ट इस पे नहीं किया जाएगा। जो ऑब्जेक्शन बुनियादी था ऑपोजिशन का वो दुरुस्त था कि स्पीकर ने 14 दिन के अंदर इजलास ना बुला के जो है वो खिलाफ वर्जी की है, और इसमें कोई शक नहीं है कि 14 दिन के अंदर उन्हें इजलास बुलाना चाहिए था। लेकिन वो ये है कि गवर्नमेंट जो
पिछले हफ्ते तक खासी कमजोर पोजीशन पे थी, नजर आ रही थी, उसने बाउंस बैक किया है फिर उसने। अब देखना ये कि अगले 2-4 रोज में क्या ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन जिस सरप्राइजेस की और ट्रम्प कार्ड की बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं, वो गालिबन एन मुमकिन है कि कोई नई चीज इमरान खान लाए, लेकिन ज्यादा इम्कान इसी का है कि वो इत्तेहादियों के साथ रहने का ऐलान करेंगे। सरप्राइजेस के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं। मुनहरिफ अरकान की भी मगर साहब मैं आपसे थोड़ी देर में बात करूंगी। अब सर डहर साहब हैं, वो वापस हुकूमत की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दावे हुकूमत जो कर रही है उस हवाले से भी हैदर साहब एक लीगल कमेंट, पहले तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मैं चाह रही थी कि आप बुनियादी तौर पर हमें बताएं कि हुकूमत का ये मामला अदालत लेके जाना इटसेल्फ आपकी नज़र में कैसा है, और फिर आज जो मकालमा हुआ अदालत में, रिमार्क्स भी अदालती सामने आए, उसमें अटर्नी जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि बेहतर होता कि सदर पार्लिमानी लीडर्स को बुलाकर इस हवाले से मशवरा करते। इस पर अटर्नी जनरल ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में वीडियो सामने आई थी, पैसा जला। जस्टिस मजहर आलम ने कहा कि अभी जुर्म हुआ नहीं तो आप पहले ही राय मांग रहे हैं। इस पर अटर्नी जनरल ने कहा कि कत्ल की सज़ा कत्ल होने से पहले मुतय्यन होती है, जुर्म से पहले सज़ा का तयन ज़रूरी है। आप इन तमाम रिमार्क्स को और इटसेल्फ हुकूमत की तरफ से मामला अदालत ले जाने को कैसे देखते हैं? आपने जिक्र किया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, देखें ये जो कानूनी नुक्ता है यहाँ पे वो अब अहम होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, पीटीआई की क्लियरली ये स्ट्रैटेजी है कि उनको डिटर किया जाए। जो पीटीआई के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जो कि नो कॉन्फिडेंस को आर्टिकल 95 का अपना हक इस्तेमाल करते हुए उसमें वोट डालने जा रहे हैं, अगर पीटीआई के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, अपनी पार्टी रूलिंग पार्टी के हेड के खिलाफ, तो उस सूरत में उनका क्लियरली ये जो है स्ट्रैटेजी नजर आती है कि उनको डराया जाए, डिटर किया जाए कि आप डिस्क्वालीफाई फॉर लाइफ हो सकते हैं। और ये एक नुक्ता है जो उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में लिया भी है। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि आप वोट कास्ट जरूर कर सकते हैं, ये आपका हक है और यहाँ स्पीकर आपको नहीं रोकेगा, लेकिन जब आप वोट कास्ट कर देंगे तो काउंट होगा या नहीं होगा, इस पे अगर स्पीकर रूलिंग आ जाती है तो फिर यह सवाल उठेगा कि स्पीकर रूलिंग जस्टिसेबल नहीं है, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो फिर सवाल उठेगा कि आया कि अगर डी सीट एक तो पहले का तो जवाब मेरे ख्याल से बड़ा आसान है कि यहाँ पे डी सीट की बात की गई है, एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी यानी वोट डालने के बाद, यानी एक्ट ऑफ डिसलॉयल्टी के बाद एक प्रोसेस के थ्रू पार्टी हेड जो है और बाद में फिर ईसीपी की नोटिफिकेशन के जरिए से आप डी सीट हो सकते हैं। अभी इस वक्त जो आपकी रुकनियत है उससे महरूम हो सकते हैं, आप ताहयात या किसी भी अगले इलेक्शन के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं होते। लेकिन इस चीज को उठा के डिटर करने की आई थिंक एक कोशिश है। दूसरी तरफ ये तलवार लटक रही है कि अगर स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि आपका वोट काउंट नहीं होगा तो उस सूरत में फिर आप कोर्ट नहीं जा सकेंगे। वहां पे कानून ये कहता है कि स्पीकर की रूलिंग बेशक जो है वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन उसको अपनी स्पीकर की रूलिंग को उसके दायरे में जरूर होना चाहिए, और वो दायरा है मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, कोड ऑफ कॉन्डक्ट और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। अगर कल को स्पीकर साहब जो है वो ये रूलिंग निकाल दें कि हैदर वहीद जो है वो सूट जो है वो नीले रंग का नहीं पहन सकता, तो यकीनन वो उनके इख्तियार दायरा इख्तियार के बाहर होगा। अभी एक्सट्रीम इलस्ट्रेशन मैं दे रहा हूँ ताकि ये बात समझी जा सके कि ये जो है महदूद अपने दायरे में रहते हुए जो रूलिंग है वही है जो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। तो ये भी है कि अगर वोट वो काउंट नहीं करते तो सवाल उठेगा कि ये वोट की काउंट ना करना या इस तरह का इख्तियार तो उनको हासिल नहीं है। और जहां तक डिसीट करने की बात है वो तो पार्टी हेड की शो कॉज पे आगे ईसीपी जब नोटिफाई करती है तो उसकी अपील तो सुप्रीम कोर्ट में प्रोवाइडेड है। तो वो सब्जेक्ट मैटर जहां पे कोर्ट जाया जा सकता है उस पे सिर्फ कोर्ट रूलिंग दे दी जाए ताकि कोर्ट ना जाया जा सके, तो जाहिर है सब्सटैंटिवली ये बात भी चलनी नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये जो लीगल नुक्ते हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं डिटर करने के लिए एमपीज को, और फिर जाहिर है कि एमपीज अगर डिटर हो जाते हैं तो एलाइज जो हैं वो फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये वापस आ जाते हैं कि कौन पढ़े इस चीज में, कल को क्या पता डिस्क्वालीफाई हो गए, कोर्ट पे पेंडिंग है वगैरह, इन चीजों से अगर डर गए कि स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो पाएगी, हम कहाँ खड़े होंगे, तो अगर तो पीछे हटते हैं एमपीज पीटीआई के तो फिर यह मुमकिन है कि जो एलाइज हैं उन पे आके बात जो है वो फिर से अटकेगी। और ये नजर अभी तक तो यही आ रहा है कि पीएमएलक्यू और एमक्यूएम जो हैं और इवन बाप और इवन जीडीए किसी भी तरह से ओपनली डिक्लेयर करने को तैयार नहीं है। रुझान बिल्कुल झुकाव ऑपोजिशन की तरफ नजर आता है, लेकिन किसी ट्रम्प कार्ड का शायद वो भी इंतजार कर रहे हैं, किसी फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं, किसी इशारे का इंतजार कर रहे हैं,
किसी अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये जरूर है कि ये इतनी सोच विचार की बात है नहीं जितनी नजर आ रही है हमें। तो कहीं ना कहीं हम समझेंगे कि जो बज़ाहिर चीजें हैं वो जरूरी नहीं है अफसा के उसी तरह से सब कुछ हो रहा हो। पसे पर्दा यहाँ गेम बहुत गहरा है, सामने जो नजर आ रहा है उसको उसके साथ देखना पड़ेगा। उसके साथ ही ज़्यादा आपको ये लगता है कि सिर्फ एक अरकान मुनहरिफ जो है उनको ज़रा खौफज़दा करने की बात है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं वापस से। एक तो स्पीकर साहब के किरदार के हवाले से इतनी तनकीद है कि आर्टिकल 6 तक लगाने की बात की जा रही है, इस पर भी बात करूंगी और फिर दीगर जो सियासी साइड है इसकी उस पर भी हम बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं अदम एतमाद के हवाले से मामलात, और फिर अब ये जो थोड़ा सा टाइम हुकूमत को मिला है यही बात की जा रही है कि ये, और हुकूमत ने भी बार बार कहना शुरू किया कि हम सरप्राइज़ देंगे। मज़हर साहब, अब आपने भी कहा कि आपको नज़र आ रहा है कि इस वक्त में कुछ ना कुछ तब्दीलियां तो कर सकते हैं, उसमें मेन फोकस आपको क्या नज़र आ रहा है, हुकूमत का किस तरफ होगा? और फिर ये अब अहमद हुसैन डहर साहब हैं, वो अब 2 दिन पहले, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रही बयानात की, मुनहरिफ अरकान की ख़ास तौर पे, कुछ दिन पहले तक वो पंजाब हुकूमत के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि मुझे खुद को भी रिश्वत देनी पड़ी, और बड़ी संजीदा किस्म की बातें वो इल्ज़ामात वो लगा रहे थे। आज वो कहते हैं मैं हुकूमत के साथ हूँ। इसी तरह अमीनुल हक साहब आए, वो भी आके कहते हैं कि अभी तक हम हुकूमत के साथ हैं। सो ओवरऑल आपको क्या नज़र आता है? मेन फोकस सरप्राइज़ के हवाले से अगर हम देखें तो किस तरफ बात निकल सकती है हुकूमत के लिए? देखिए, अक्सर 2 तरह से वो कर रहे हैं। एक तो ये कि जाहिर है पहले जिस वक्त सबके सब मुनहरिफ हुए थे तो उन पे ज़मीर फरोशी और पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ामात थे जो नहीं लगाए गए, और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीर फरोश मुनहरफीन हो गए। फिर ये होने लगे कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहा जाता, और फिर यह आए कि इसको इतनी ऑफर हुई वो हुई। अभी तक किसी एक के बारे में ये नहीं कहा इन्होंने कि इसको इतने पैसे मिले हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं हमने देखा है हमारी पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा हुआ है। लेकिन फिर वह जब आप इस तरह की बातें करेंगे, जब ये सारे लोग वापस जाएंगे, तो फिर वो इमरान खान साहब जो नेकी और बदी वाली बातें करते हैं, तो फिर ये सारे लोग नेक हो जाएंगे। और ये सारे लोग 2 तरह के मुनहरफीन हैं इस वक्त पीटीआई के। एक वो हैं जो वाकई नाराज हैं, और वो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा कि हम नाराज हैं, लेकिन हम तहरीक अदम एतमाद अगर उसमें वोटिंग हुई तो शायद वो जाके वोट गवर्नमेंट के वोट यानी वो नहीं जाएंगे, हुकूमत के खिलाफ वोट नहीं देंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं, लेकिन उनका जो इख्तिलाफ है, और उसमें गालिबन नजीब हारून भी ऐसे हैं कि जिन्होंने ये कहा था कि इमरान खान को चाहिए कि किसी और को नॉमिनेट करें। वो भी उन लोगों में है कि जो ऑपोजिशन के साथ वो नहीं जाएंगे, लेकिन उनका इतराज जो है अपनी जगह मौजूद रहेगा। उन्होंने कहा ये मेरा इतराज है और ये मेरा जो मौक़िफ़ है, मैं उससे पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगर अदम एतमाद की तहरीक पे वोटिंग होती है तो मैं ऑपोजिशन के साथ नहीं जाऊंगा। ऐसे कुछ और लोग हैं, और ऐसे हैं जिनको जब पार्टी में लाया गया तो उस वक्त भी बहुत से लोगों ने इस पे एतराज किया था कि ऐसे लोगों को पार्टी में ना लाया जाए जो कल आपका साथ छोड़ जाए। लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब को हर वो आदमी एक्सेप्टेबल था जो जिसके आने से उनकी हुकूमत बनती हुई नजर आए। दूसरे जो इस वक्त सूरत हाल है, वो जो इत्तेहादी हैं वो जाहिर है वो अपनी बारगेन्स को और से ज्यादा सख्त से सख्त कर रहे हैं, और अल्टीमेटली जो है मेरे ख्याल में कि कल तक वो कोई ना कोई फैसला कर लेंगे। अब उसके हालांकि मेरा ख्याल है एमक्यूएम के हवाले से पीपल्स पार्टी ने काफी आगे हद तक जाकर उनकी बातें मानी हैं, और उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट ने उनको और बहुत सी ऑफर्स कर दी हैं, बहुत सी चीजें उनको देने को तैयार हैं, तो ऐन मुमकिन है कि इस सूरत हाल में जहाँ होने लगे कि शायद ये गवर्नमेंट बच जाएगी या प्राइम मिनिस्टर सेफ हो जाएंगे, तो वो हो सकता है कि वो फिर इस मौके पे ये बड़ा रिस्क ना लें, क्योंकि एमक्यूएम ने 89 में भी ये रिस्क लिया था कि उन्होंने हुकूमत का पीपल्स पार्टी से एग्रीमेंट होते हुए उन्होंने उस वक्त ऑपोजिशन का साथ दे दिया था, और बाद में पता चला कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हो गई। तो मेरे ख्याल में अभी तक इतना डिले जितना कर रही है इत्तेहादी, जितना डिले कर रहे हैं, उससे गालिबन खबरें यही आ रही हैं कि शायद वो ऑपोजिशन के साथ जाते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। अब फाइनल क्या करेंगे वो
वो मेरा ख्याल है कल या परसों तक पता चल जाएगा। बिल्कुल। मज़हर साहब, फिर मैं आपसे दोबारा आऊँगी तो ये ज़रूर पूछूंगी कि फिर ये जो डैमेज हुआ है, परवेज़ इलाही साहब के वो बयानात हों, बड़ा कैजुअली, बड़े आराम से हंसते हंसते प्राइम मिनिस्टर साहब की शख्सियत के बारे में जो बातें उन्होंने की, या फिर जो मुनहरिफ अरकान भी हैं उन्होंने जिस नौयत की बातें की हुकूमत, उसका डैमेज ये खुद इन इत्तेहादी जमातों को ही होगा कि मोनिस इलाही एक बात कह रहे हैं, थोड़ी देर में कुछ देर बाद उनके वालिद साहब को मुख्तलिफ बात कर रहे हैं, या फिर इसका नुकसान हुकूमत को डैमेज रहेगा प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए? अभी हैदर साहब जी मज़हर साहब, इसमें सिर्फ एक जुमला मैं ऐड कर दूं। इसका नुकसान, ये जो पूरा अमल है, इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को हो रहा है, चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो या फेल हो। लेकिन जिस तरीके से बड़ी सियासी जमातें हैं जिनके पास 100 80 90 सीटें हैं, वो किसके सामने झुक रहे हैं? यानी वो लोग जिनके पास 5 6 सीटें हैं, जो अपनी बारगेन्स कर रहे हैं, क्या वो क्यू हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो हो, तो इसका सारा नुकसान पाकिस्तान में उन संजीदा सियासी हलकों को हो रहा है जिसको हम पॉलिटिकल क्लास कहते हैं, और ये उनके लिए सोचने का सवाल है ओवरऑल। हैदर साहब, अब ये एक मॉरल पोजीशन हुकूमत लेने की कोशिश कर रही है। वो ये कहते हैं कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है और इससे हमारी जमहूरियत को बड़ा नुकसान है आगे जाके, कि जिसका दिल चाहे वो हुकूमत को गिरा दे। तो हम इसका अलम बुलंद करते हैं, अगर हमें अभी इससे ना भी कोई फ़ायदा हो, हम हमेशा के लिए इस मामले को सेटल करना चाहते हैं कि कोई अपने ज़मीर बकाल उनके ना बेचे। लेकिन हम उनसे बारहा सवाल करते हैं कि क्या आपके पास सबूत हैं? जो इतना कैटेगोरिकली 16 करोड़ 20 करोड़ की आप बात करते हैं, अब जब सबूत ना हो ऐसी बात के अंदर, फिर उसकी क्या हैसियत रह जाती है? सॉरी, किसकी हैसियत क्या रह जाती है? अगर सबूत ना हो, ये रिश्वत ले, ये जमीर बेचने के, पैसा लेने के। जी, ये आपका अच्छा सवाल है। देखें, आर्टिकल 63A1 बैलेंस्ड है। वो ये कहता है कि देखें, फ्लोर क्रॉसिंग एक चीज होती है, हॉर्स ट्रेडिंग एक और चीज है। हॉर्स ट्रेडिंग तो किसी भी सूरत गलत है, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो आइन अलाउ करता है, और लेकिन सजा जो है वो देता है कि अगर नो कॉन्फिडेंस में आप फ्लोर क्रॉस करते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, और कार्रवाई के बाद आप डी-सीट हो सकते हैं। अब ये आइन में इसलिए दर्ज है क्योंकि आप ये खुद सोच सकती हैं कि कल को अगर लेट से मुल्क की बका के खिलाफ, मुल्क की टेरिटोरियल बाउंड्रीज के खिलाफ, अगर फॉर एग्जांपल हम समझें वजीर आजम कोई कानून लाना चाहते हैं या कुछ अमल ऐसा कर रहे हैं, और वहां पे जाहिर है आप फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपके लिए जो है वोट वो प्राइम मिनिस्टर के लिए करें, तो एक वे आउट रखा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस हद तक कहीं चले जाएं तो आपको वेट ना करना पड़े कि आप पहले FIR उन पे कटे कि वो अनसाउंड माइंड या तो उनका साबित हो और पूरा फिर कन्विक्ट हो तो फिर जाके डिस्क्वालीफाई हो। नहीं, नो कॉन्फिडेंस के जरिए फ्लोर क्रॉसिंग इसलिए रखी गई है ताकि एक वे आउट हो अगर वजीर आजम जो है वो बिल्कुल एक्सट्रीम पे कोई ऐसी चीज कर रहे हो जिसका साथ नहीं दिया जा सकता। तो एक तो ये है कि ये फ्लोर क्रॉसिंग की अलाउंस गलत नहीं है। हाँ, इस पे कतगन जो एक है आफ्टर द फैक्ट वो और शायद और सख्त हो सकती है, लेकिन वो भी सख्त इसलिए और ज्यादा नहीं रखी गई क्योंकि अगर आप किसी सही वजह से वजीर आजम का साथ नहीं देंगे तो आपको पनिश क्यों किया जाए? ठीक है, आप डी सीट हो और आप फिर जाके इलेक्शन लड़ लें। तो ये जो आप बात कर रही हैं कि ये फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से जो है शवाहिद की, तो देखें इसका एक तो तरीका ये है कि अगर आप शवाहिद लेके जाके बोलें कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन को कि ये सादिक और अमीन अब नहीं रहे, उन्होंने इजहार किया है, हॉर्स ट्रेडिंग में हिस्सा लिया है, जो भी अगर कोई चीज़ कोर्ट के सामने रखी जा सके तो उस सूरत में डिस्क्वालिफिकेशन सीख करते हुए कोई या तो ऑर्डर लिया जाए। लेकिन ओवरऑल ये जो सारी सिचुएशन है ये इतनी इम्बैलेंस्ड नहीं है। ये जो हम बात करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन फ्लोर क्रॉसिंग क्योंकि हमारा सिस्टम अबसा जो है ना वो है फर्स्ट पास द पोस्ट, यहाँ पे वोट पड़ता है कैंडिडेट को। अब वो ज्यादातर जरूर पार्टी की वजह से पड़ता है, लेकिन कई दफा वो इलेक्टेबल होता है और पार्टी उसकी वजह से जीतती है। इसकी तफरीक की नहीं जा सकती। इसकी क्योंकि तफरीक नहीं की जा सकती तो लिहाजा ये इजाजत दी गई है फ्लोर क्रॉस करने की, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, पैसे लेके नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आइन के खिलाफ कोई चीज हो रही है और आप जाके साथ दे दें दूसरी पार्टी का, तो ठीक है, आप जाके इलेक्शन लड़ेंगे, फिर से डी सीट आप हो सकते हैं। लेकिन ये इस चीज की गुंजाइश इसीलिए रखी गई है। अब जिस तरह अगर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होती और सारी सीटें जो है वो एलोकेट हो जाती हैं, 65% वोट पड़ा एक पार्टी को, 65% सीटें उसको दे दी गई, वहां पे नो डाउट पार्टी का 100% वोट है। लेकिन हमारे सिस्टम में ये मिक्स्ड है। ये कहा नहीं जा सकता कितनी मिकदार जो है वो पार्टी की वजह से वोट पड़ा है और कितना इलेक्टेबल की वजह से पड़ा है।
इसलिए फ्लोर क्रॉसिंग अलाउ की गई है। हॉर्स ट्रेडिंग कभी अलाउड नहीं है, वो तो जाहिर है इलीगल अमल है। वो तो बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पर अब जो बात हो रही है वो हॉर्स ट्रेडिंग के जो इल्जामात हुकूमत जिसके ऊपर इस सारे मामले को लेकर एक अवामी सेंटिमेंट के हवाले से भी चल रही है, उसकी इस वक्त कोई उस तरीके से नजर नहीं आती। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे, फिर आदिल शाहजेब साहब भी हमारे साथ होंगे, मजीद इसकी जो सियासी साइड है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं अदम एतमाद का मामला कहाँ तक पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है, और जो हमारे मेहमान हैं उनकी गुफ्तगू आप ब्रेक से पहले तक जो सुन रहे थे, और अब मुझे आदिल शाहजेब साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। आदिल, ब्रेक से पहले मज़र साहब कह रहे थे कि उनके ख्याल में उनको नज़र आ रहे हैं अभी चांसेस, उनको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से जो ये बात कही जा रही है कि उन्होंने अभी भी कुछ अपने पत्ते छुपा कर रखे हुए हैं और कुछ सरप्राइज़ बाकी है। आपकी आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी हुई, उसके अलावा आप पिछले कुछ दिन से अपोजिशन लीडरान के भी इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, और बड़ी आप ऑब्वियसली उसमें जज किया जाता है बॉडी लैंग्वेज को। आज पहले तो बताइएगा प्राइम मिनिस्टर साहब का मोराल आपने कैसा देखा, क्या उनके मिजाज और जज्बात नजर आए आपको? देखिए, एक तो खान साहब हमेशा से इंतहाई पुरएतमाद रहते हैं। ऐसी सिचुएशंस में भी जब वो 120 दिन का धरना कर रहे थे तो 120वें दिन भी वो इंतहाई पुरएतमाद थे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो घर जा रहे हैं, क्योंकि वो इज़ अ स्पोर्ट्समैन, और वो ऐसे मैचेस में भी आखिरी बॉल तक पुरएतमाद रहते थे जब उन्हें पता था कि ये मैच हारा हुआ मैच है। तो एतमाद और बॉडी लैंग्वेज के लिहाज से तो वो बिल्कुल मुतमईन भी नज़र आ रहे थे। लेकिन जब हम पत्तों की बात करते हैं तो देखें, एक चीज़ तो अब इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इदारे न्यूट्रल हैं, और अपोजिशन भी मान रही है और हुकूमत भी ये मान रही है कि बिल्कुल वो न्यूट्रल हैं। तो अगर ये न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है, जो हमें नज़र आ रहा है कि वो रहेगी, तो फिर उसके बाद आ जाता है नंबर गेम। अब नंबर गेम में तकरीबन ये ऑब्वियस हो चुका है, जितने लोग मुनहरिफ हो चुके हैं, या देखें आज के इजलास में एक इत्तेहादी भी नहीं आया, इत्तेहादियों से बातचीत बड़ी करीब पहुंच चुकी है अपोजिशन की। तो वो जो पत्ते हैं वो मुझे सिर्फ उस सूरत में नज़र आ रहे हैं कि खान साहब जो है ना, उनके लिए ट्रम्प कार्ड जो है वो पब्लिक प्रेशर बिल्ड करना होगा, और इसमें भी पिछले प्रेशर से उनको फायदा क्या हो सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में आज जो हमें इंप्रेशन मिला, जब पब्लिक प्रेशर बिल्ड होगा तो उससे इत्तेहादियों पर भी प्रेशर पड़ेगा, उस पे हो सकता है ऐसे लोगों पे भी प्रेशर पड़े जो कि न्यूट्रल हैं, वो अपनी न्यूट्रलिटी भी पब्लिक प्रेशर में ख़त्म कर सकते हैं। फिर जो पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन हैं उन पर भी पब्लिक प्रेशर पड़ेगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इज आइंग एट 27 मार्च के लाखों लोग जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो वो पब्लिक प्रेशर इतना बिल्ड हो जाएगा, और वो ये समझते हैं कि पिछले 2 वीक में पीटीआई की और उनकी पॉपुलैरिटी ने बहुत ज़्यादा उसमें सर्ज देखा गया है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से उन्हें रिपोर्ट्स आ रही हैं। लेकिन अब से इसमें पब्लिक प्रेशर जो है वो दूसरी जानिब से भी बिल्ड हो रहा है। अगर 27 को खान साहब लाखों लोग लेकर इस्लामाबाद में आएंगे तो मौलाना फजलुर रहमान 26 को इस्लामाबाद में एंटर हो रहे हैं, हमजा और लेकिन वो मरियम। कितना इफेक्टिव हो सकता है? एक तरफ बात हो रही है नेकी और बदी के हवाले देकर, दूसरी तरफ ऑपोजिशन है। आज तो उन्होंने कौमी असेंबली के अंदर भी कोई खास, मतलब ठीक है मुजाहिरे की हद तक हर बात पे एहतजाज किया जाता है, तो वो बात नहीं नजर आई। ये बताइएगा आदिल, ये जो आप कह रहे हैं पब्लिक प्रेशर, ये उसका नतीजा है कि मुनहरिफ अरकान जैसे दहड़ साहब हैं, आज वो जाके हुकूमती सफ़ों में बैठ गए, और उन्होंने 2 दिन पहले तक उनके मिजाज नहीं मिल रहे थे। मैंने मज़र साहब से भी इस पर बात की है। क्या नंबर्स हैं इस वक्त मुनहरिफ लोगों के वापस जाने वालों? देखें, तकरीबन 2 दर्जन ऐसे MNAs हैं जो कि बज़ाहिर हमें लग रहा है कि वो तकरीबन कमिटमेंट कर चुके हैं ओपोजिशन के साथ। उसमें से अगर 2-3 लोग वापस भी आ जाते हैं, वो इतना फ़र्क मेरा नहीं ख्याल के करेंगे। और दूसरा इसमें यह है कि कुछ PTI के लोग ऐसे हैं जो अभी तक सामने नहीं आए MNAs, उनके टिकट्स पेंडिंग है, और वो डिसीजन नून लीग ने अभी तक नहीं लिया। और तीसरी बात ये कि जब एलाइज अगर ऐलान कर दें तो उसके बाद मेरे ख्याल में ये आप इसे डिफेक्शंस कहें या फ्लोर क्रॉसिंग कहें, उसमें हम इजाफा भी देख सकते हैं। लेकिन जो मज़र साहब ने बात की है ना, उसमें भी वजन इसलिए है कि देखें, पाकिस्तान की तारीख में आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर अदम एतमाद से घर नहीं भेजा गया। लेकिन मैं इसको भी ऐसे काउंटर करूंगा कि ऐसी अदम एतमाद की इतनी सीरियस और वेल प्लान्ड और एक्सीलेंटली एग्जीक्यूटेड तहरीक भी आज तक कम से कम मैंने ना तो देखी और ना पढ़ी है। देते हैं अब ये क्रेडिट जो है ये तारीख देगी इस चीज का क्रेडिट, और बज़ाहिर अभी तक तो देखिए इस चीज के मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं इस तहरीक के। देखिए, अच्छा एक मैं इसमें दूसरी बात ऐड करना चाहूंगा। देखिए, मैं लास्ट वीक में कई बार मौलाना साहब से भी मुलाकातें हुई और शहबाज शरीफ साहब से भी हुई, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी हुई।
मुझे पिछले 24 से 48 घंटों में जो ओपोजिशन का एक एतमाद था 100% इंतहाई पूरा एतमाद है, उसमें कोई 10-15% थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन वो कमी इतनी नहीं है। वो अभी भी ये समझते हैं कि 80-85% हम ये मैच इमरान खान से जीत चुके हैं, लेकिन अगर 10-15% उसमें कमी आई है तो इसकी कोई तो वजह होगी, लेकिन इस वजह को आप न्यूट्रलिटी से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वहां पे तो तकरीबन अब सर्टन होता जा रहा है कि वो आखिरी मिनट में भी वो न्यूट्रलिटी जो है बरकरार रहेगी, और यही इंप्रेशन आज की मीटिंग से भी हमें मिला। अच्छा, बिल्कुल सही। मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। पहले मजहर साहब, मैं आपसे एक और चीज़ के बारे में भी बात करना चाह रही हूँ। ये तो सब चीज़ें एक तरफ है, हमें एक और कन्फ्यूजन का शिकार कर दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज भी ये बात दोहराई मीडिया को पॉइंट पे रखते हुए। उन्होंने कहा कि नेकी का साथ दिया जाता है। बरतानवी मीडिया की एग्जांपल्स दी। उन्होंने कहा जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर रिपोर्ट किया जाता है वहाँ पर, और मॉरली कोई चीज़ अगर गलत हो तो उसका दिफा नहीं किया जाता। ना सियासी जमातें वैसे इंसान को बर्दाश्त करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। अब ये सियासी जो मामला है, अदम एतमाद बिल्कुल एक आईनी ऑप्शन है। ऐसी सूरत में जो रिपोर्टिंग हो रही है पाकिस्तान में, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का शिकवा दुरुस्त है कि ये मोरालिटीज़ को मद्देनजर रख के की जाए? देखिए, वजीर आजम मीडिया के बारे में मुझे इंतहाई कंफ्यूज नजर आते हैं। वो मिसाल बरतानिया की देते हैं, लेकिन वो कभी भी उन बरतानवी कवानीन को अपने यहाँ लागू करने की बात नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? बरतानिया में जो डिफेमेशन लॉ है उस तरह का पाकिस्तान में क्यों नहीं बनाते? सिर्फ बातें करेंगे। और वो इतनी बातें करते हैं, और उनको जिस तरीके से ब्रीफ किया जाता है, वो मुझसे बहस कर लें इस बात पे बुला के, या जाहिर है वो तो बड़े आदमी है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मीडिया के बारे में उनको जो भी ब्रीफिंग दी जा रही है वो इंतहाई कंफ्यूजन का शिकार है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है, हमसे ज्यादा जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं उनको किसी और को ख्याल नहीं है जितना हमें ख्याल है कि एथिकली चीजें क्या गलत हैं क्या सही हैं। लेकिन मुझे नेकी और बदी का लेक्चर ना दें, इसलिए कि अगर वो लेक्चर देंगे तो मैं वजीर आजम से पूछूंगा कि आपके साथ जो लोग बैठे हैं क्या वो नेकी की राह पर हैं, क्या वो बदी की राह पे नहीं है? कल कोई आपके साथ होता है तो वो नेक होता है, आपके को छोड़ जाता है तो वो बदी के साथ हो जाता है। जो कल बेजमीर थे वो आज बाजमीर बन जाते हैं, जो आज बाजमीर थे वो कल बेजमीर बन जाते हैं। जब इमरान खान साहब के साथ इस तरह के लोग आ रहे थे जो आज जो है जिनको हम मुनरफीन कह रहे हैं, तो उस वक्त उनके साथ जो लोग थे जो आखिर दम तक उसूलों पे खड़े रहे, मैं फिर ये कह रहा हूं, जो आखिर दम तक उसूलों पे खड़े रहे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अपने उसूल नहीं छोड़े। वो लोग थे जो इमरान खान को ये कह रहे थे कि ऐसे लोगों को ना लें जो कल आपका साथ छोड़ जाएं। लेकिन उस वक्त चूंकि इख्तिदार की लड़ाई थी, उस वक्त इख्तिदार चाहिए था, तो वो हामिद खान के मुकाबले में जहांगीर तरीन को प्रेफर कर रहे थे। वो ऐसे लोगों के मुकाबले में उन लोगों को प्रेफर कर रहे थे जो पीटीआई के मंशूर, पीटीआई के आइन के साथ खड़े रहे थे। और यही बात है। तो जब वो मीडिया को एड्रेस करते हैं, मीडिया में बेइंतहा खराबियां हैं, मीडिया बेइंतहा बायस्ड है बात सिचुएशंस में, और मीडिया को बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन जब वो मोरालिटी की बात करते हैं, जब वो डिफेमेशन की बात करते हैं, तो वो और बरतानिया की मिसाल देते हैं और 12 मिसाल देते हैं। मुझे बताएं, 3.5 साल में इमरान खान साहब ने डिफेमेशन के हवाले से कौन से कानून को बेहतर बनाने की कोशिश की है? किस कानून को उन्होंने बेहतर बनाया है? वो ऐसे ऑर्डिनेंसेस ला रहे हैं जो बरतानिया में एग्जिस्ट नहीं करते। वो ऐसे ऑर्डिनेंस ला रहे हैं कि जिसके तहत वो सिर्फ मीडिया को काबू करना चाहते हैं, वो मीडिया को बेहतर बनाने की तरफ नहीं जाना चाहते। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ मैं मजहर साहब जाऊंगी। मैं वापस आके फिर जो ख्वाहिश का इजहार वफाकी वज़रा या हुकूमत की अहम जो शख्सियात हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है, वो कहते हैं कि खुद कुछ धमाका कर दें हम पार्लियामान के अंदर जाके, उसका भी जिक्र करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेरी कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम में हम जो सियासी बयानबाजी होती है उसका हमारे समाज के ऊपर क्या असर है, समाजी पहलुओं को मैं ज़रूर चाहती हूँ कि उसके ऊपर हम बात करें। इसी तरह ये जो वीडियोस गर्दिश कर रही हैं हुकूमती शख्सियात की, गुलाम सरवर खान साहब हो, शहरयार अफरीदी साहब हो, वो इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि हमें इस मुनाफकत के खिलाफ पार्लियामान के अंदर अगर खुदकुशी हराम ना होती तो जाकर खुदकुश धमाका कर देते पार्लियामान के अंदर। तो मैं दोनों मेहमानों का इसके ऊपर क्विक कॉमेंट चाहूँगी, वक्त तो थोड़ा कम है। हैदर साहब, स्टार्टिंग विद यू,
ये जो इस किस्म की ख्वाहिशात का इजहार इस तरह की शख्सियात की तरफ से, ये कितना ख़तरनाक है? क्या ऐसी बातें आपने पहले भी कभी सुनी है? और एक ऐसे सूरत हाल में जब फेटफ की नज़रें, दुनिया की नज़रें हमारे ऊपर होती हैं इन हवालों से, मैं तो आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट अब्सा इस पे, क्योंकि ये तो इतने लेवल्स पे ये इंतहाई ना सिर्फ गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा है, बल्कि दिस इज डाउनराइट डेंजरस। ये खतरनाक चीज़ है कि एक ऐसे टूल को जो कि खुदकुश हमला है, ऐसे टूल को जो हमारे मुल्क और हमारे शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा है, एक रियलिटी है हमारी। 70,000 1 लाख जितने भी हमारे हमवतन जो हैं शहीद हो चुके हैं, खुदकुश हमलों की नज़र हो चुके हैं, और उस टूल को ग्लोरीफाई करना कि मुनाफिक को या किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए वो टूल इस्तेमाल हो सकता है, और वो भी पार्लियामान में, यानी कि एक मुकद्दस हाउस में, उसके हवाले से ये कहना एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमसेल्फ मेरे ख्याल से दिखाता है कि ये किस तरह की मेंटालिटी, और ये शय देता है, ये लोगों को शय देता है, उनके फॉलोअर्स को शय देता है। जब आप लीडर होते हैं, ये समझें कि आपके फॉलोअर होते हैं, आप चाहे लीडर खुद इतने ना भी हों, आपका लीडर जो है वो उसकी फॉलोइंग है, आप जो भी कहते हैं वो उसका असर होता है लोगों पे, और वो अपने बिहेवियर को उस तरह कहीं ना कहीं, ये नहीं कि हर बंदा आप जाके खुदकुश हमला कर देगा, लेकिन मेंटालिटी यूं शेप होती है, और बाकी बहुत सारी बातों पे इसका असर होता है, लोगों के एटीट्यूड इससे अफेक्ट होते हैं। और इस तरह की बात को ग्लोरीफाई करना, इस तरह के टूल को जायज़ समझना, बल्कि प्रेफर्ड समझना, और उसे अगेन एडवोकेट करना, और इस तरह का क्लेम अपनी पार्लियामान के बारे में करना, ये बहुत ही गलत ना सिर्फ फॉर्म है, सब्सटेंस भी इसकी गलत है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए मेरे ख्याल से कम है। आदिल, आपके ख्याल में क्यों इतने इनकी दिली ख्वाहिशात इस किस्म की सामने आ रही हैं? बजाय और कोई बात की जाए ऐसी कि जो मामलात हैं सियासी तौर पे उसको उस तरीके से एड्रेस किया जाए, वो तो हमारी ख्वाहिश ही एक आइडियल रह चुकी है, गालियां चल रही हैं आजकल, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो गया खुद कुछ धमाका करने की? देखिए, इट्स एब्सोल्युटली पहले तो कंडेमेबल, और दूसरा ये है कि मैं गुलाम सरवर खान साहब को बड़े अरसे से, बड़े करीब से जानता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें ऐसी स्टेटमेंट्स दे के वो इमरान खान के साथ करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बस ये है कि क्योंकि नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट जा रही है, तो चलें जी अपने आप को मैं उड़ा देता हूँ। जहाँ तक शहरियार साहब की बात है, तो शहरियार अफरीदी जो हैं, उन्हें खान साहब काफ़ी अरसे से लिफ्ट नहीं करा रहे, तो उनके बयान देने की तो मुझे ये एक तो आती है, ये तो नज़र आती है कि जी थोड़ा सा करीब हो जाएं खान साहब के साथ। लेकिन देखिए, दोनों एक बात कर रहे हैं कि अगर खुदकुशी हराम ना होती तो हम सबको उड़ा देते, मतलब अगर खुदकुशी हलाल भी होती तो आप अगले लोगों को जाके वहां पे उनको कत्ल कर दें। देखिए ना, ये हमें इससे बिल्कुल इफेक्ट हो। देखिए, अदम एतमाद एक जमहूरी तरीके से अदम एतमाद को आप पार्लियामान में शिकस्त दें, लेकिन ऐसी बातें करना, ये मेरा ख्याल है कि पीटीआई के वर्कर्स को भी देखें, कल को अगर खुदा ना खास्ता कोई उठ के ऐसा कर दे पीटीआई के, बड़ा खौफनाक है, क्योंकि मैसेज तो आप यही दे रहे हैं ना उनको कि आप ऐसे करें इनके साथ। बिल्कुल, और फिर वो मयार भी अपनी प्रेजेंस दिखाने का, इमरान खान साहब को कंडेम करना चाहिए। देखते हैं वो करते नहीं, अभी तक उन्होंने आज तक किसी चीज को कंडेम नहीं किया कभी। बहुत शुक्रिया आदिल शाज़ेब आपका, हैदर भाई बहुत शुक्रिया, मजहर अब्बास साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहे, आप तीनों ने अपनी कीमती राय का इजहार किया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह अब आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।